नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर उन नए रास्तों पर जो 2025 तक इंजीनियरों के लिए खुल रहे हैं। जी। हमारे पास प्रिया माई असाइनमेंट सॉल्यूशन का एक लेख है, विद्युतिक इंजीनियरिंग 2025 के उभरते करियर अवसर। हाँ, उसी पर आधारित है आज की बातचीत। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो हमेशा से ही टेक्नोलॉजी का बेस रहा है। बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। लेकिन अब लगता है इसमें बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, पारंपरिक चीजों से काफी आगे निकल रही है बात। सही, मतलब अब सिर्फ सर्किट और पावर सिस्टम नहीं। नहीं। सोचिए, हार्डवेयर इंजीनियरिंग अब मिल रही है एआई से, सस्टेनेबिलिटी से। हाँ, भविष्य की तकनीकें। ये तो बड़ा रोमांचक मोड़ लग रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही है कि इन नए उभरते हुए क्षेत्रों को समझें। जी। सबसे ज्यादा जरूरी होंगे। और क्यों जरूरी होंगे? हाँ, और क्यों? चलिए तो फिर शुरू करते हैं, इसे खोल कर समझते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं सस्टेनेबिलिटी से। आजकल हर तरफ इसकी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। लेख कहता है कि ये अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, बल्कि एक जरूरत बन गई है। हाँ बिल्कुल सही। ये अब सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, ये इंजीनियरिंग डिजाइन का एक कोर हिस्सा बन गया है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख में भी कहा गया है, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इस बदलाव में सबसे आगे हैं। कैसे? मतलब क्या खास कर रहे हैं वो? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर है, विंड पावर है, हाँ। इनको हमारे पावर ग्रिड में इंटीग्रेट करने में, मतलब जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ सोलर पैनल लगा देना या विंड टर्बाइन खड़ा कर देने जैसा आसान नहीं है। इसमें क्या चुनौतियां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनौती सिर्फ ऊर्जा पैदा करने की नहीं है, बल्कि उसे कुशलता से मैनेज करने की है। इसमें स्मार्ट ग्रिड डिजाइन करना शामिल है। स्मार्ट ग्रिड, ये क्या होता है? मतलब ऐसे इंटेलिजेंट नेटवर्क जो बिजली के फ्लो को बेहतर कंट्रोल कर सकें, मांग और आपूर्ति में बैलेंस बना सकें और वेस्टेज कम कर सकें। अच्छा। ये पुराने वाले ग्रिड से बहुत अलग है। और जैसा हम जानते हैं, सोलर और विंड एनर्जी तो हमेशा एक जैसी नहीं मिलती। कभी धूप तेज, कभी हवा धीमी। सही बात, उतार चढ़ाव रहता है। तो इससे कैसे निपटते हैं इंजीनियर? यहीं पर एनर्जी स्टोरेज, मतलब ऊर्जा भंडारण का रोल आता है। लेख बताता है कि एडवांस्ड बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाना एक मेन फोकस एरिया है। बैटरीज? हाँ, लेकिन सिर्फ बैटरी नहीं, और भी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा इंजीनियर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज को उनकी एनर्जी खपत को ऑप्टिमाइज करने में, मतलब बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अच्छा। और हाँ, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब भी इसी में आता है। तो जैसे जैसे देश कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ, इन खास एरियाज में ट्रेंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की मांग तो बहुत बढ़ रही होगी। निश्चित रूप से। स्रोत साफ कहता है कि ये सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करियर के सबसे तेजी से बढ़ते हुए फील्ड्स में से एक हैं। ये अब जरूरत है और मौके बहुत हैं। ठीक है, ये तो हुई सस्टेनेबिलिटी की बात। अब लेके एक और दिलचस्प संगम की बात करता है। हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान का गहराता रिश्ता, ये थोड़ा अप्रत्याशित सा लगता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इतना गहरा मेल। हाँ, और ये शायद सबसे बड़े बदलाव में से एक है। अच्छा। लेख इसे कहता है डिजिटल फर्स्ट इंजीनियर का उदय। डिजिटल फर्स्ट इंजीनियर? हाँ, मतलब अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिर्फ सर्किट, मोटर, ट्रांसफार्मर तक ही सीमित नहीं है। 2025 के इंजीनियर वो नियमित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, एमएल और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई और पावर ग्रिड, ये तो सुनने में बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक लगता है। स्रोत क्या बताता है कि ये असल में काम कैसे करता है? ये वाकई कमाल का है। सोचिए, एआई एल्गोरिदम्स अब पावर ग्रिड से आने वाले रियल टाइम डेटा को एनालाइज करके हाँ, संभावित फेलियर का घंटों पहले अनुमान लगा सकते हैं। अरे वाह! इससे बिजली कंपनियों को प्रॉब्लम बढ़ने से पहले ही उसे ठीक करने का मौका मिल जाता है। बड़े ब्लैकआउट रोके जा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, एआई बिजली के फ्लो को सेकंड दर सेकंड ऑप्टिमाइज कर सकता है। अच्छा, और मौसम के पैटर्न या खास इवेंट्स के आधार पर एनर्जी की मांग का सटीक पूर्वानुमान भी लगा सकता है। कमाल है, ये तो बिजली मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल देगा। हाँ, और इसमें बिग डेटा का क्या रोल है? स्मार्ट मीटर्स और सेंसर से तो बहुत सारा डेटा आता होगा। बिल्कुल। यहीं पर डेटा एनालिटिक्स काम आता है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस डेटा को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, वो सिस्टम की एफिशिएंसी सुधारने के तरीके खोज रहे हैं, छिपे हुए पैटर्न पहचान रहे हैं। जैसे?
कहाँ एनर्जी वेस्ट हो रही है या किस इक्विपमेंट को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है, इससे बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एक तरह से आधा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होना पड़ेगा। हाँ, कुछ हद तक। कोडिंग और डेटा एनालिसिस अब मेन स्किल्स बन रहे हैं। लेख तो यही सुझाव देता है। शायद आपको एकदम एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर होने की ज़रूरत ना हो, लेकिन प्रोग्रामिंग की समझ, डेटा एनालिसिस के तरीकों की जानकारी और AI/ML के बेसिक्स पता होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा। ये डिजिटल और इलेक्ट्रिकल स्किल्स का जो मिक्स है ना, हाँ। ये ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, स्मार्ट होम्स, इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फील्ड्स में नए दरवाजे खोल रहा है। ये सचमुच इंजीनियरिंग की परिभाषा को ही बदल रहा है। बिल्कुल। अब बात करते हैं एक और ट्रेंड की जो सड़कों पर साफ दिख रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब EVs। हाँ, EVs। लेख कहता है कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है। कार बनाने के अलावा इसमें और क्या है? स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ कार बनाने का मामला नहीं है। अच्छा। ये पूरे इकोसिस्टम को बनाने का मामला है, और इस इकोसिस्टम के कई हिस्से हैं जहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए। जैसे? पहला और सबसे जरूरी, बैटरी। हाँ, बैटरी तो EV की जान है। इसमें क्या खास इंजीनियरिंग चुनौतियां हैं? बहुत सारी। ऐसी बैटरी बनाना जो हल्की हो, ज्यादा एनर्जी स्टोर करें, मतलब ज्यादा रेंज दें। हाँ, रेंज बहुत जरूरी है। तेजी से चार्ज हो, सेफ हो और लंबे समय तक चलें। ये मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मिला-जुला फील्ड है। लगातार रेनोवेशन हो रहा है इसमें। और जब लाखों EVs सड़क पर होंगी तो उन्हें चार्ज करने का इंतजाम, ये भी तो एक बड़ी चुनौती लगती है। बिल्कुल। ये इकोसिस्टम का दूसरा बड़ा हिस्सा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देश भर में EV चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क डिजाइन करने और लगाने में सेंट्रल रोल निभा रहे हैं। अच्छा। इसमें यह तय करना कि स्टेशन कहाँ लगें, ग्रिड पर उनके लोड को कैसे मैनेज किया जाए। लोड मैनेजमेंट, वो कैसे, मतलब अगर सब एक साथ चार्ज करने लगें तो? हाँ, यही चुनौती है, ताकि ग्रिड फेल ना हो जाए। तो इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए स्मार्ट, एफिशिएंट चार्जिंग तकनीक विकसित की जा रही है। लेख में स्मार्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस का जिक्र है। स्मार्ट चार्जिंग? हाँ, जैसे चार्जिंग को उस समय शेड्यूल करना जब ग्रिड पर लोड कम हो। अच्छा, ऑफ पीक आवर्स में? हाँ, या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जिससे EV जरूरत पड़ने पर ग्रिड को वापस बिजली भी दे सकें। अरे, मतलब कार से ग्रिड को बिजली? हाँ, इसे व्हीकल टू ग्रिड या VTG कहते हैं। ये बहुत ही डायनेमिक फील्ड है। और सरकारें, कंपनियां सब इसमें भारी निवेश कर रही हैं। तो बैटरी टेक्नोलॉजी से लेकर पावर ग्रिड प्लानिंग तक EVs इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के लिए मौकों का एक पूरा नया संसार खोल रही हैं। निश्चित रूप से। लेख इसे सबसे तेजी से बढ़ते करियर क्षेत्रों में से एक बताता है। वाह, अब एक ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जो शायद सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है, नैनो टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मटेरियल्स। हाँ, नैनोटेक। बहुत छोटे स्केल पर काम करना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कैसे जुड़ता है? ये वाकई एक रोमांचक संगम है। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग सब मिलते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हमें अभूतपूर्व रूप से छोटे स्केल पर, मतलब अणुओं और परमाणुओं के लेवल पर, मटेरियल्स और डिवाइसेस को डिजाइन और कंट्रोल करने की क्षमता देती है। और इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या फायदा है? क्या चीजें सिर्फ छोटी हो जाती हैं या कुछ और भी होता है? नहीं, सिर्फ छोटा होना नहीं, बल्कि अभूतपूर्व परफॉर्मेंस और नई प्रॉपर्टीज हासिल करना है। अच्छा। लेख बताता है कि नैनो स्केल मटेरियल्स में ट्रेन्ड इंजीनियर ऐसी सामग्री बना रहे हैं जिनमें यूनिक इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या मैकेनिकल गुण होते हैं। जैसे कोई उदाहरण? सबसे क्लासिक उदाहरण है पहले से कई ज्यादा तेज और छोटे कंप्यूटर प्रोसेसर बनाना। अच्छा, हाँ। ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से संभव हुआ है। क्या इसका सस्टेनेबिलिटी वाले पहलू से भी कोई कनेक्शन है जिसका हमने पहले जिक्र किया था? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का जिक्र करता है जिससे ज्यादा एफिशिएंट और ड्यूरेबल सोलर सेल बनाए जा सकें। इससे सोलर एनर्जी और ज्यादा प्रैक्टिकल बनती है। और एनर्जी स्टोरेज में भी? हाँ, नैनो मटेरियल्स का उपयोग एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे सुपर कैपेसिटर या बेहतर क्षमता वाली बैटरीज बनाने में भी किया जा सकता है। ये रिन्यूएबल एनर्जी के स्टोरेज में मदद करते हैं। और क्या मेडिकल फील्ड में भी इसके एप्लीकेशंस हैं? निश्चित रूप से। लेख बताता है कि कॉम्पैक्ट और बहुत सेंसिटिव मेडिकल डायग्नोस्टिक डिवाइसेस और सेंसर बनाने में नैनोटेक बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। सोचिए छोटे इम्प्लांटेबल डिवाइसेस के बारे में, या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। हाँ। इन सब के पीछे नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिजाइन करते हैं। ये वाकई इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। तो बहुत छोटे स्केल पे इंजीनियरिंग करना असल में बड़े और प्रभावशाली एप्लीकेशंस को संभव बना रहा है। कमाल है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने ये 4 प्रमुख उभरते हुए क्षेत्र देखे: स्मार्ट एनर्जी, डिजिटल इंटीग्रेशन,
ईवीज और नैनोटेक। जी। ये सब सुनने के बाद अगर कोई आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है या पढ़ने की सोच रहा है तो उनके लिए इसका क्या मतलब है? स्रोत लेख के मुताबिक कंपनियां अब किस तरह का टैलेंट ढूंढ रही हैं? ये सबसे जरूरी सवालों में से एक है और लेख इस पर काफी जोर देता है। हाँ, बात साफ है, एम्प्लॉयर्स अब सिर्फ पारंपरिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स वाले लोगों से संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा। वे ऐसे लोग चाहते हैं जिनके पास क्रॉस डिसिप्लिनरी स्किल्स हों। क्रॉस डिसिप्लिनरी, इसका मतलब क्या है? क्या एक इंजीनियर को सब कुछ जानना होगा? नहीं, सब कुछ तो नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नॉलेज के साथ साथ उससे जुड़े दूसरे फील्ड्स में भी थोड़ी जानकारी, थोड़ी कुशलता होनी चाहिए। जैसे कि? जैसा हमने डिस्कस किया, कोडिंग और प्रोग्रामिंग में कंफर्ट होना, डेटा साइंस और एनालिटिक्स की समझ होना, सस्टेनेबल डिजाइन प्रिंसिपल्स की जानकारी और तेजी से एआई और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट से परिचय होना। तो जैसे कोई टी शेप स्किल सेट हो, अपने कोर सब्जेक्ट ईई में डेहरी नॉलेज, टी का वर्टिकल बार, हाँ, लेकिन उससे जुड़े दूसरे एरियाज कोडिंग, डेटा, सस्टेनेबिलिटी में थोड़ी वाइड समझ, टी का हॉरिजॉन्टल बार। बिल्कुल सही एनालॉजी है। नियोक्ता ऐसे इंजीनियर चाहते हैं जो सिर्फ अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को ना देखें बल्कि पूरी पिक्चर को समझ सकें। अच्छा। जो अलग अलग बैकग्राउंड की टीमों के साथ मिलकर काम कर सकें और उन कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें जो किसी एक सब्जेक्ट के दायरे में नहीं आती। और क्या अवसर सिर्फ पारंपरिक इंजीनियर की नौकरियों तक ही सीमित है? नहीं, लेख साफ कहता है कि मौके इससे कहीं ज्यादा हैं। कहाँ? रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में बहुत अवसर हैं, जहां ये नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। इंडस्ट्री में, जहां इन्हें लागू किया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। और एंटरप्रेन्योरशिप में भी, उद्यमिता में। अच्छा, अपना स्टार्टअप। हाँ, जहां इंजीनियर इन इनोवेशंस के आधार पर अपनी खुद की कंपनियां शुरू कर सकते हैं और नए सॉल्यूशंस मार्केट में ला सकते हैं। और क्या ये अवसर सिर्फ मान लीजिए भारत तक ही सीमित हैं या ग्लोबल हैं? बिल्कुल नहीं, ये सारे ट्रेंड्स, हेल्थ केयर टेक, रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमेशन, ये सब ग्लोबल हैं। इसलिए इन फील्ड्स में कुशल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की मांग दुनिया भर में है। तो ये तो बहुत रोमांचक समय है स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, बशर्ते वे ये नए और विविध स्किल्स सीखने और अपनाने को तैयार हों। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया, स्मार्ट एनर्जी सिस्टम से लेकर एआई पावर्ड ग्रिड तक, ईवीज के पूरे इकोसिस्टम से लेकर नैनो स्केल इंजीनियरिंग तक। हाँ, ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फील्ड वाकई एक बड़े पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल सही कहा। अगर इस पूरी चर्चा और स्रोत लेख का सार निकालें तो मेन बात यही है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अब कोई एक सीधी संकरी गली नहीं रह गई है। ये स्पेशलाइजेशंस का एक बहुत बड़ा और विविध स्पेक्ट्रम बन गया है। और ये अपने आप में अच्छी बात है ना? मतलब भविष्य के इंजीनियरों के पास अपनी पर्सनल रुचियों को, चाहे वो पर्यावरण हो, कंप्यूटर हो या मटेरियल साइंस, अपने करियर से जोड़ने के ज्यादा मौके हैं। हाँ, यही विविधता इस फील्ड को इतना डायनामिक और आकर्षक बनाती है। लेख का निष्कर्ष यही है कि 2025 और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिर्फ नौकरियां नहीं देगा, बल्कि ऐसे प्रभावशाली करियर बनाने का मौका देगा जो असल में समाज के जीने, काम करने और आगे बढ़ने के तरीके को शेप देंगे। वाह! ये सिर्फ सर्किट डिजाइन करने से कहीं बढ़कर है, ये भविष्य बनाने का काम है। ये निश्चित रूप से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एक नए और कहीं ज्यादा रोमांचक नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। हाँ, एक ऐसा फील्ड जो लगातार बदल रहा है और दुनिया पर सच में असर डाल रहा है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जो स्रोत लेख से ही प्रेरित है। हाँ, जरूर। इन सभी उभरती हुई स्पेशलाइजेशंस को देखते हुए स्मार्ट एनर्जी, डिजिटल इंटीग्रेशन, ईवीज या नैनोटेक, आपको क्या लगता है अगले दशक में इनमें से कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा हावी होगा या उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? ये सोचने वाली बात है, इस पर जरूर सोचिएगा।